नमस्कार। फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत देश में आज हर छोटे बड़े को है, युवा हो या फिर रिटायर्ड लोग, किसान हो या फिर एंटरप्रेन्योर, प्राइवेट नौकरी करने वाले हो या फिर सरकारी, हर किसी के लिए जरूरी है कि वो मेहनत मशक्कत से जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचाए भी और उसे बढ़ाएं भी। और सीएनबीसी आवाज इसी मुहिम में लगा है और हम चाहते हैं कि हर कोई देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े। अगर आप भी अपने गांव, रेसिडेंशियल सोसाइटी, ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और हमारी टीम की एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, सीएनबीसी आवाज के पेज पर जाएं या फिर आप हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। टीवी पर इस खास डिप्लोमा कोर्स में पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एनईएफटी और आरटीजीएस के चलते इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर की सुविधा ले सकते हैं। और आज इस खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस में किस तरह से आप बचत कर सकते हैं, उनकी सेविंग स्कीम्स के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि ये कितनी फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पांड्या। अर्नव, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस, वैसे आजकल लोगों ने जाना बंद कर दिया, लेकिन अब भी पोस्ट ऑफिस में कई सारी ऐसी बेहतरीन स्कीम्स हैं जिसका फायदा लोगों को उठाना चाहिए और आमतौर पर लोगों को पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं है। पोस्ट ऑफिस में इतने सारे ऑप्शंस है कि आपकी नीड कोई भी हो, यानी कि जरूरत कोई भी हो, आप वहां उसको फुलफिल कर सकते हैं। और इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि इतने सारे पोस्ट ऑफिस है कि आपके घर के पास एक आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो ये देखना जरूरी है कि किस प्रकार के ऑफरिंग्स पोस्ट ऑफिस के पास है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट से लेके 10 साल के लिए एनएससी या 15 साल के लिए पीपीएफ जो आप और मुझे लगता है खास तौर से पोस्ट ऑफिस हमारे उन दर्शकों के लिए बड़ा काम का है जो छोटे गांवों में रहते हैं। देखिए, शहरों में पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये सब बातें करना ठीक है, वहां भी जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम ये जो मुहिम कर रहे हैं पहला कदम की, हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि छोटी छोटी जगहों में पहुंचा जाए, छोटे छोटे गांवों में पहुंचा जाए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं हम भी आपके गांव में एक्सपर्ट्स को लेकर आए, तो इसलिए कह रहे हैं कि लिखिए, क्योंकि बड़े जगह आपको कई सारे बैंक्स मिल जाएंगे, कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन छोटी जगहों में बैंक्स नहीं होते हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं। और जैसा अर्नब भी कह रहे हैं कि लगभग हर छोटे गांव में आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। तो खास तौर से आज का एपिसोड हमारे उन दर्शकों के लिए काम का है जो छोटी जगहों में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपके काम का नहीं है। अब से हम कुछ जो स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं जिनका विश्लेषण आपके लिए करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में किस तरह की स्कीम्स हैं, तो कई हमारे शहर के जो दर्शक हैं वो भी दंग रह जाएंगे, अरे इतनी बेहतरीन स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में है जिनका फायदा हम उठा नहीं रहे। तो सबसे पहला तो यही कि जिस तरह से हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह की सुविधा पोस्ट ऑफिस में भी है। जी, जैसे आप नॉर्मल बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसे आप पोस्ट ऑफिस में जाके एक पोस्टल सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। वहां पर एक ही चीज आपको डिफरेंस दिखाई देगा और वो ये है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते। आप अपने नॉर्मल बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में जाने के आपके बाद आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ईसीएस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सभी अवेलेबल है। मतलब बैंक के सारे काम आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि 1 लाख रुपए तक का आप बैलेंस मैक्सिमम रख सकते हैं। मुझे लगता है हमारे गांव के दर्शक हैं जो छोटा छोटा निवेश करते हैं, उनके लिए 1 लाख का बैलेंस सफिशिएंट है। और वैसे भी 1 लाख से ज्यादा बैलेंस होने पर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढने चाहिए अर्नव, ताकि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक में ना मिले। लेकिन ब्याज यहाँ पर भी मिलता है। हाँ, यहीं पे मिलता है और आपको देखेंगे कि ये कंपेरेबल है, यानी कि अगर आज भी देखें तो काफी सारे बैंक 4% देते हैं, यहाँ पर भी आपको 4% मिलेगा और इसमें पहले रुपये से आपको मिलेगा, तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये एक आसानी की चीज है, क्योंकि काफी सारे बैंक हायर रेट्स देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे, पर उसमें कंडीशंस रहती है कि 1 लाख से ऊपर के बैलेंस को हायर रेट और ऐसा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर और 4% है। और इसमें जो 4% आप कमाते हैं उसमें जो टैक्स बेनिफिट है 10,000 तक, ये भी आप ले सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात मुझे दिखी। एक तो जो 10,000 तक का हम कहते हैं ना आपको, कि आपके बैंक अकाउंट से अगर आपको जो ब्याज मिल रहा है और उस ब्याज पर 10,000 रुपए तक का टैक्स नहीं लगता, तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो वहां भी सालाना 10,000 तक के ब्याज पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो वो बेनिफिट है। लेकिन दूसरा एक बड़ा बेनिफिट है, जैसा हमने कहा कि चेकबुक फैसिलिटी है। लेकिन अगर आप बैंक में जाते हैं, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स में, तो वो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखना, कम से कम बैलेंस रखना जरूरी नहीं, लेकिन कितना, सिर्फ 50 रुपए, और वो भी तब जब आप चेकबुक का इस्तेमाल न करें। और अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो आपके लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपए का है। तो सिर्फ 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखकर आप देखिए
किस तरह की सुविधा आप ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हमारे दर्शक इस बात को नोट करें कि आप सेविंग बैंक अकाउंट अगर खुलवाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए तक का बैलेंस रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन आइडिया ये है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर 4% के ब्याज का फायदा भी उठाएं और वहां पर अकाउंट खुलवाएं। लेकिन वो लोग जो बैंक्स में एफडी करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। जैसे बैंक में आपको अनेक प्रकार की एफडी मिलती है, वैसे भी यहाँ पर आपको एफडी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है कि यहाँ जो एफडी है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, तो इसके अलावा आप कर नहीं सकते। और ये इस एफडी को लेने के बाद वहां पर जो रेट है वो आपको मिलेगा और उसका तो ट्रीटमेंट नॉर्मल ही है। कभी कभी तो मुझे लगता है ना भी अच्छा है, छोटे बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में अगर आप जाएं, आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। 165 दिन की एफडी, 370 दिन की एफडी, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है एग्जैक्टली कितने पीरियड की हम एफडी करवा रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बड़ा आसान सा काम है। एफडी को इन्होंने 2 भागों में बांट रखा है, 1 से 3 साल की एफडी करवा लीजिए और 4 से 5 साल की, यानी 1 साल की एफडी होगी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, ये एफडी आप करवा सकते हैं। तो 1 से 3 साल की एफडी आप करवाते हैं तो ब्याज मिलता है 8.4%, और 4 या 5 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको ब्याज मिलता है 8.5%। तो 8.5% का ब्याज है, बहुत बेहतरीन, और उसके साथ टैक्स बेनिफिट एटीसी के बहुत जबरदस्त है। हाँ, पर ये एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो टैक्स बेनिफिट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है और वो सिर्फ 5 साल की एफडी के लिए, यानी कि छोटी अवधि के लिए एफडी में अगर आपने पैसा डाला तो उसमें इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, सिर्फ 5 साल की एफडी पर है। और ये बात हमारे शहरी दर्शकों को बताना जरूरी है। आप साल के अंत में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि इंश्योरेंस प्रीमियम भर दी, पीपीएफ में पैसा डाला, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदते हैं, 1.5 लाख रुपए तक का जो आप टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आप जनरली ध्यान नहीं रखते हैं, और वो ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर टर्म डिपॉजिट का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो क्या, आप यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की टर्म डिपॉजिट करवा सकते हैं। ब्याज आपको मिलेगा 8.5%। अब जो ब्याज आएगा वो टैक्स फ्री नहीं है, उस पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन फायदा क्या मिलेगा, अगर आपने 1.5 लाख रुपया डाला तो आपकी जो भी स्लेब है उसमें इस सेक्शन 80C वाले में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सपोज आप हाईएस्ट टैक्स स्लेब में हैं तो आपके लिए एक तरह से 1.5 लाख का अगर आपने एफडी करवाया 5 साल का पोस्ट ऑफिस के साथ में, तो 50,000 रुपए की आपकी टैक्सेबल इनकम तुरंत कम हो जाएगी, यानी कि एक तरह से 33% का टैक्स बेनिफिट जो है हाईएस्ट स्लेब वालों के लिए, वो बड़े फायदे की बात है। हाँ, क्योंकि जो लोग अपना टोटल लिमिट है वो खत्म नहीं करते, या उनको लास्ट में रहता है कि कहाँ डाले, तो ये एक ऑप्शन उनके लिए जरूर होना चाहिए। तो फिर अर्नब ऐसा नहीं करना चाहिए कि 5 साल की एफडी जो करवाने वाले लोग हैं उनको बजाय बैंक में एफडी कराने के पोस्ट ऑफिस में ये एफडी करवानी चाहिए, ताकि टैक्स बेनिफिट भी मिले और फायदा भी हो। नहीं, देखिए, बैंक के पास भी एक ऑप्शन है जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि बैंक भी एक 5 ईयर की फिक्स डिपॉजिट देते हैं जिसमें इस प्रकार की सेम बेनिफिट रहती है। तो लोग क्या, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में भी ये बेनिफिट है, तो जब एफडी चूज करते हैं तो बैंक वाली चूज करते हैं। पर मेरा कहना ये है कि जब आपको इस प्रकार का ऑप्शन चूज करना हो तो आप ये कंपेयर कर लीजिए, और सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से पोस्ट ऑफिस कहीं ज्यादा मजबूत है किसी भी बैंक के मुकाबले में, और पूरे सरकारी है। और काफी सिचुएशन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पोस्ट ऑफिस की रेट शायद ज्यादा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको ये ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। चलिए, आपके लिए ये बड़ा एक अच्छा तरीका हो सकता है, सेविंग बैंक या एफडी, ये 2 सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में अगर आप पैसा रखते हैं ना, तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में भी ऑप्शन जरूर हैं और उसको आप जरूर ध्यान में रखें। ये राय आपके लिए आती हुई ये 2 बेहतरीन आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन इनके अलावा भी पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के और ऑप्शंस हैं, और इन्हीं तरीकों पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम के इस खास एपिसोड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने बात की कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस जाकर आप कुछ बेहतरीन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बचत खाता खुलवाते हैं, तो उसकी बजाय ये फैसिलिटी आपके लिए पोस्ट ऑफिस में भी है। अगर आप एफडी करने का इरादा रखते हैं तो फिर एफडी आप पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हैं। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बैंक ढूंढना और वहां जाना थोड़ा मुश्किल काम हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस आपको हर जगह मिल जाएगा, तो ये फायदा। लेकिन यही नहीं, कुछ और बेहतरीन स्कीम्स भी हैं पोस्ट ऑफिस पर, और उसी पर बात करते हैं। एक सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की है वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, और ज्यादातर बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड लोग मंथली इनकम स्कीम में पैसा लगाना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें हर महीने
कुछ न कुछ ब्याज का पैसा आता रहे और उनका घर चलता रहे। ये स्कीम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है। ये स्कीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये एकमात्र स्कीम है जहां पर आपको हर महीने रेगुलर इनकम मिलती है और विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि आज देश में आप देखेंगे और कोई ऑप्शन आपको कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि मैं हर महीने आपको इस प्रकार का पे आउट देता हूं। तो ये रेगुलर इनकम वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इतनी पॉपुलर है आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिमिट रखी हुई है, यानी कि एक आदमी 4.5 लाख से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो मान लीजिए कि आप एक कपल है, जॉइंट अकाउंट खुलवाया है, तो जॉइंटली आप 4.5 लाख जाके 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ये एक लिमिट आ जाती है। तो 9 लाख रुपए पे मुझे हर महीने ब्याज मिलता रहेगा और ब्याज की दर है 8.4%, 8.5% से थोड़ा सा कम। तो ये ब्याज आसानी से आता रहेगा हर महीने और मैं मेरे खर्चों का उस हिसाब से अंदाजा लगा सकता हूं कि भाई हर महीने पोस्ट ऑफिस से मुझे इतनी कमाई तो हो जाएगी और उस हिसाब से मैं अपना घर चलाऊं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एक बार आप ये स्कीम खोल दे, यानी कि शुरू कर दी आपने, तो इसके बाद अगर ब्याज की दरें बदल जाती है तो आपको जब आपने खोला था वही ब्याज की दरें लागू होगी। तो इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए अब जब इकोनॉमी में रेट्स घट रहे हैं तो आपने एक बार लॉक इन कर दिया है तो उसमें आपको पर असर नहीं होगा ये पूरे ड्यूरेशन के लिए। तो बुजुर्ग और रिटायर्ड लोग जो चैनल देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं, इस वक्त आप ध्यान से कान खोलकर बात सुनिए। पहली बात, अगले 2 सालों में हिंदुस्तान में ब्याज दरें कम होने वाली है, ये लगभग सबको पता है, आपको भी पता होगा। ऐसे में अगर आपको हर महीने कमाई की जरूरत है अपनी बचत पर, तो अभी तुरंत जाइए और पोस्ट ऑफिस में एक अपना मंथली इनकम स्कीम खुलवा लीजिए। आप अकेले खुलवाएंगे मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप अपने स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ खुलवाना चाहते हैं तो 9 लाख रुपए तक कर लीजिए। इस वक्त ब्याज की दरें अभी पोस्ट ऑफिस ने कम नहीं की है, काफी समय से मांग चल रही, किसी भी वक्त ये जो सरकारी स्कीम्स है ना, इनमें ब्याज दरें कम हो सकती है। ये कम हो उसके पहले तुरंत अभी जाकर लॉक कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा यही है, आज आप जिस दर पर कर रहे हैं ना उसी के हिसाब से आपको आगे मिलता रहेगा। लेकिन क्या ये अर्नब लाइफ लॉन्ग मिलेगा या इसका भी ड्यूरेशन है? नहीं, इसका ड्यूरेशन है 5 साल का ड्यूरेशन है। तो ये 5 साल, फिर 5 साल बाद क्या? 5 साल बाद जब जो ब्याज दरें होगी वो मिलेगी, जो होंगी, यानी कि आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पर तब आपके लिए चॉइस है कि आप और कहीं पर भी देख सकते हैं। पर ये 5 साल मेरे हिसाब से फॉर द मोमेंट लंबा समय नहीं है। मतलब हाँ, एक तो वैसे है कि 10, 15, 20 साल की में हो जाए इन्वेस्टमेंट और इनकम आती रहे, लेकिन 5 साल ही के लिए। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर जो दूसरे ऑप्शंस है, मान लीजिए आपने एक टैक्स फ्री बॉन्ड ले लिया जो 15 साल या 20 साल का है, उसमें आपको पे आउट एनुअल होता है, तो मंथली कोई नहीं देता। सही बात है। तो इसीलिए मंथली और ये कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए 5 साल मेरे हिसाब से एक अच्छा समय है। और इसमें खास करके ध्यान रखनी चीज ये है कि इनकम जो आएगी आपके लिए, यानी कि जो इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो टैक्सेबल होगा। हाँ, टैक्स उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, उस पर टैक्स तो देना, यानी कि टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए थोड़ी हायर लिमिट भी रहती है बेसिक एग्जेम्पशन की। महिलाएं हों, बुजुर्ग लोग हों, उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट ज्यादा। खास तौर से मुझे लगता है कि जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, आपके लिए हर महीने इनकम आए बिना किसी निश्चित तकलीफ के या अनिश्चितता के, तो आप मंथली सेविंग स्कीम में पैसा लगाएं, मंथली इनकम स्कीम में पैसा लगाएं, ये आपके लिए रहा है। तो ये एक बेहतरीन स्कीम है बुजुर्ग लोगों के लिए मेरे ख्याल से। इसमें एक और बेनिफिट है कि जैसे लोग सोचते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस में है तो कैसे आएगा पैसा, पर यहाँ पर भी इन्होंने ईसीएस फैसिलिटी अवेलेबल कर ली है, यानी कि आपके पास एक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट हो तो उसमें डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो जो लोग है ना, अब तक वो सोचते थे कि पोस्ट ऑफिस का मतलब वो ठप्पा लगाने वाला एक ऐसा ऑफिस है जहां पर बस यही काम होता है, मैनुअल होता है। अब राय बदल लीजिए भाई, पोस्ट ऑफिस भी बड़ा हाईटेक हो गया है, सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वहां भी होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट वैसे नहीं है पुराने जो किसी जमाने में आप देखा करते थे। अब आप वो सारी फैसिलिटीज वहां से ले सकते हैं जो आपको जनरली बैंक से मिलती है। तो मंथली इनकम स्कीम का फायदा आप जरूर उठाएं, कम से कम 5 सालों के लिए इस वक्त पैसा लॉक करने का। और अर्नब, इस तरह के माहौल में ये एकदम सही वक्त है। अगर कोई हमारे दर्शक जो बुजुर्ग हैं अगले 5 सालों के लिए मंथली इनकम चाहते हैं तो 8.5% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है, बहुत बेहतरीन समय है। जाकर तुरंत मंथली इनकम स्कीम ले लेनी चाहिए उन्हें पोस्ट ऑफिस की, जरूर तब तुरंत ले लेनी चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी जो लिमिट है वो पूरी तरह से, हाँ, 4.5 लाख इंडिविजुअल मिलता है और अपनी स्पाउस के साथ 9 लाख, जितना आप मैक्सिमम कर पाए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो जरूर कीजिएगा। लेकिन एक और स्कीम है जो काफी पॉपुलर हुई टैक्स सेविंग के लिहाज से,
और वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, जिसको हम ज्यादा पॉपुलरली जानते हैं। और अब तो खैर इतने ऑप्शन हो गए हैं टैक्स बचाने के लिए, आज से सेक्शन 88 में 50 ऑप्शन है। लेकिन एक जमाना था जब या तो आप LIC की प्रीमियम भर दें या NSC खरीद दें, ये दो ही ऑप्शन चलते थे। पर आप देखिए कि इतनी पॉपुलर स्कीम है तो पहले एक ही ऑप्शन था NSC में, अब उन्होंने 2 ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर लिया, यानी कि आप 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 साल के लिए। तो आपके लिए चॉइस है कि यहाँ पर अगर आपको लॉक इन करना है तो आप 10 साल के लिए लॉक इन कर सकते हैं। पर NSC में एक डिफरेंस यही है कि यहाँ जो ब्याज है वो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, यानी कि रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी। रेगुलर इनकम ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। लेकिन मुझे इसमें एक बड़ा ऑप्शन अच्छा लगा, वो ये कि हर जगह ब्याज आपको सालाना मिलता है, NSC में हर 6 महीने में मिल जाता है और ब्याज पर ब्याज। तो वो कंपाउंडिंग वाला जो मामला है ना, वो NSC में बड़ा फायदा करता है। वो हम यही कहते हैं कि जितने छोटे समय पे आप कंपाउंडिंग करें उतना आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इसमें रिटर्न बढ़ जाता है, क्योंकि हर 6 महीने कंपाउंड होता है और जब आपको सिर्फ पे आउट तो एट दी एंड मिलता है। तो इसीलिए एट दी एंड ऑफ द पीरियड जो आप ओवरऑल आपका रिटर्न देखेंगे वो काफी हाई है। और मैंने तो अपने करियर की शुरुआत में जब मैं इन्वेस्टमेंट करता था तो मैं तो NSC में जमकर पैसा लगाता। एक तो देखिए 8.8% 10 साल के लिए ये ब्याज बहुत अच्छा है। 8.8% किसी भी लिहाज से कम नहीं है, हर 6 महीने में कंपाउंड होता है और 10 साल के लिए आपका इसी इंटरेस्ट रेट पर लॉक हो गया। तो ये तो बड़ी बात है। मतलब इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती कि आपके लिए एक तरह से पैसे की अगर जरूरत नहीं है 10 साल तक, तो इससे बढ़िया क्या बात है। पर इसमें तो एक और बढ़िया चीज है कि इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। ये एक एडिशनल बेनिफिट हो गया। और इसमें ऐसा है कि ये जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो ऐसा माना जाता है टैक्स के लिए कि ये भी री इन्वेस्ट हो गया, उस पर भी बेनिफिट मिल गया। तो उसमें आपने इन्वेस्ट किए बिना बेनिफिट मिलता है। तो यानी कि अगर आपका, लेकिन क्या होगा जब रिडीम होगा? रिडीम होगा तो ये इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है, यानी कि हर साल आपको ये जो इंटरेस्ट जो आप कमाते हैं वो आपको अपने रिटर्न में टैक्स उस पर देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट जो इंटरेस्ट कमाई हो रही है उसको आप 80C में ले सकते हैं। हाँ, तो यानी कि डबल बेनिफिट है। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे भी एक डिडक्शन और हर साल जो इंटरेस्ट आता है उस पे भी एक डिडक्शन। लेकिन इसमें क्या कहीं कोई मैक्सिमम अमाउंट है? क्योंकि मिनिमम तो 100 रुपए से शुरू कर दीजिए, 100 रुपए हैं NSC खरीद लीजिए, लेकिन मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं? नहीं, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट है नहीं, तो आपको जितना चाहे उतना ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट भी ना लेना हो पर आपको लगे कि ये रेट्स हाई है, मुझे लॉक इन कर देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसमें ये आपके लिए चॉइस है। बस इसमें दिक्कत एक ही है कि लिक्विडिटी कम है। आप 5 साल या 10 साल जो भी पीरियड ले रहे हैं उसमें आपको रखना पड़ेगा, दिक्कत वही है, राइट? हाँ, और उसमें आपको कोई रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं मिलता। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या है कि जब तक पैसा आपके हाथ में नहीं आता आप कहीं और स्पेंड भी नहीं कर सकते। तो जो लोग जिनको सिर्फ एक बार पैसा रख के भूल जाना है उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन। तो देखिए, जो हमने सब पहले बताया अर्नब कि एक तो सेविंग बैंक अकाउंट और दूसरा एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो हर बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में भी है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की ये 2 यूनिक स्कीम है, इनका एक डिफरेंस हमारे दर्शकों को समझाते हैं। एक तरफ देखिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है और दूसरी तरफ NSC है। दोनों में फर्क क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक ही ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, यानी कि इसमें आप लॉन्ग टर्म लॉक इन कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि इसमें रेगुलर इनकम है, इसमें कोई रेगुलर आउटफ्लो नहीं है। तीसरी बात ये कि क्योंकि इसमें आपको आउटफ्लो मिलता है, यानी कि हर महीने मिलता है, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं है। यहाँ पर हर 6 महीने का कंपाउंडिंग है और इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट पे ब्याज आएगा उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप मंथली, ब्याज तो दोनों में टैक्स भरना पड़ता है, पर इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें मुझे एक चीज लगती है, भले इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर 80C में उसको कवर किया जा रहा है मंथली इनकम स्कीम में, वो 80C के अंदर तहत नहीं आता। ओके, तो फिर यहाँ पर सिंपल चीज ये कि आपको टैक्स बेनिफिट लेने तो NSC ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, अगर आपकी अपनी जो सेक्शन 80C की लिमिट है वो खत्म नहीं हो रही है तो वो आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। तो अब जो लोग पुराने जमाने में NSC को टैक्स सेविंग के हिसाब से लेते थे, 5 साल की जनरली उस समय चलती थी, अब तो 10 साल का भी ऑप्शन जैसा आप बता रहे हैं हो गया। तो क्या अब भी जो सेक्शन 88 में आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है टैक्स बचाने के लिए, क्या NSC अभी भी आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि अब भी बड़ा अट्रैक्टिव ऑप्शन है, खासतौर से ब्याज दरें जब कम हो रही हो तो सेक्शन 80C का फायदा उठाने के लिए एक बार NSC में
दिमाग लगाना चाहिए। ये आपको एक ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफी बार लोगों के लिए जब उनका प्रोविडेंट फंड आ जाता है, LIC प्रीमियम आ जाता है और PPF आ जाता है, तो शायद उनके पास लिमिट नहीं रहती, तो उनके लिए कंसिडरेशन में नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉक इन करना है इस समय रेट्स के लिए, तो ये भी एक अच्छा, मुझे लगता है ना, छोटे निवेशकों को कहीं कहीं थोड़ा बहुत पैसा तो लॉक इन वाला भी लगाना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सारे के सारे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस पे कर देते हैं और 5-10 साल के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग अंदाजा नहीं लगाते हैं। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट भी ले रहे हैं, थोड़ा लंबी समय के भी पैसा लगाना चाहते हैं, तो NSE एक अच्छा विकल्प है। लेकिन एक चीज इसमें जो क्लेरिफिकेशन की जरूरत है वो ये कि जैसा आप ब्याज दरें घटने वाली है, घट भी रही है, काफी लोग बोल रहे हैं कि सरकार ये चीज सोच रही है कि जो इस तरह की सेविंग स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स है, उस पर भी ब्याज दरें कम की जाए। फर्ज करें कि NSE में भी ऐसा होता है, तो लेकिन अगर आज मैंने NSE ले ली है, राइट, तो क्या मेरा 10 साल के बीच में अगर ब्याज दरें कम होगा तो मेरा अभी वाले NSE पर भी कम होगा या फिर उस पर कम नहीं होगा? नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिनको लॉक इन करना है वो आज ले ले, क्योंकि बीच में अगर कोई भी बदलाव आए, एप्लीकेबल सिर्फ नए निवेशक के लिए, आपके लिए कोई असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए जब आप अपना डेट पोर्टफोलियो देखते हैं, काफी सारे लोग अपने डेट पोर्टफोलियो पे ध्यान नहीं देते, बोलते कि यहाँ क्या देखना, लेकिन इस पर अगर ध्यान देके इस प्रकार का लॉक इन किया जाए तो उसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे और आपको इतने लंबे समय तक कोई चिंता नहीं रहेगी। वरना क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने FD भी कर ली है तो 3 साल बाद FD मैच्योर हो गई, तो 3 साल बाद आप क्या करोगे? सही बात है। तो लंबे समय के लिए पैसा लगाने के लिए NSE बेहतरीन है। मंथली इनकम जिनको चाहिए उनके लिए पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम बेहतरीन है। ये स्कीम्स जरूर आप कंसिडर करें अपने निवेश के लिए। आज से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेंगे दर्शकों के सवाल और लेंगे उनके जवाब भी। बन जाएंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पहला कदम में, और इस शो में हमारे दर्शक काफी रुचि दिखा रहे हैं, काफी सवाल पूछ रहे हैं हमसे लगातार, फोन तो कर ही रहे हैं लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर भी जमकर सवाल आ रहे हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ सवाल लेते हैं जो सोशल मीडिया पर हमें मिले हैं। और सबसे पहले खन्ना साहब ने हमें फेसबुक पर सवाल भेजा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खन्ना साहब कह रहे हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के बाद एक बड़ी रकम उन्हें मिलने वाली है। भाई मिलनी भी चाहिए, इतने साल काम किया है। 15 लाख रुपए उन्हें कुल मिलाकर मिलने वाले हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 15 लाख रुपए किसी पोस्टल स्कीम में यानी कि पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में डालना चाहिए, किस में डालना चाहिए, और कौन सा प्लान इनके लिए फायदेमंद होगा, क्या सारा का सारा पैसा वहीं डाल देना चाहिए? अच्छा, साथ ही एक बात और भी है, इन्हें पेंशन भी मिलेगी। तो पहले तो खन्ना साहब को रिटायरमेंट की बधाई, लेकिन अर्नब 15 लाख रुपए मिल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस, तो एक बात तो इन्होंने सही सोची है कि पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगाना इनके लिए फायदेमंद वाली बात है। पोस्ट ऑफिस के देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इनके लिए एक अच्छी चीज है कि उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब अच्छी बात ये भी है कि उनको पेंशन मिल रहा है, यानी कि उनको रेगुलर हर कुछ कमाई तो आएगी, हर फ्लो की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि रिस्क उनको कम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए के बराबर। तो पोस्ट ऑफिस स्कीम एक ऑप्शन तरीके के रूप में बहुत अच्छी चीज है। अब इसमें ये जो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वहां पर एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो उसमें बेनिफिट क्या है कि हर क्वार्टर इंटरेस्ट मिलता है और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 9.3% है। अब थोड़ा ब्याज ज्यादा है वहां पर। हाँ, तो मैं ये सोचा था कि देखिए कुछ तो पेंशन आ रही है, तो थोड़ा बहुत तो खन्ना साहब का खर्चा हर महीने का पेंशन से चलेगा। अगर पेंशन से पूरा का पूरा खर्चा चल जाता है तब तो इन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर फिर तो इन्हें सीधा वो क्वार्टरली स्कीम में पैसा लगाना चाहिए जिसमें इनको 9.5% के आसपास ब्याज मिलेगा, तो ब्याज ज्यादा है। और अगर इन्हें लगता है कि नहीं मुझे पैसा थोड़ा कम मिल रहा है, मंथली इनकम की और जरूरत है, तो फिर ये पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी उसमें 4.5 लाख तक ये डाल सकते हैं। हाँ, ये यानी कि ये दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि उसमें ऐसे नहीं है कि वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली तो इंटरेस्ट आएगा, तो यानी कि हर महीने में अगर एडजस्ट ना कर सके तो क्वार्टरली आके थोड़ा सेव करके कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ न कुछ तो डालना ही चाहिए। हाँ, ज्यादा ब्याज का फायदा उठाने के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा जरूर लगाएं, और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि मंथली खर्चे की जरूरत है तो 4.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हैं मंथली इनकम स्कीम में, तो वो भी हर महीने आपको इनकम आती रहेगी। हाँ, तो ये जो
मिक्स है वो उनको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन देख के करना चाहिए, पर ये 2 ऑप्शन तो जरूर दें। क्योंकि रिटायर होने तो अब इनको ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट हम ये नहीं कहेंगे कि जाइए कि इक्विटी में डाल दीजिए या उधर डाल दीजिए। मंथली इनकम स्कीम और ये सीनियर सिटीजन स्कीम आपके लिए, खन्ना साहब, ये एक्चुअली आप जैसे रिटायर्ड होने वाले लोगों के लिए ही बनी है। सेफ रहें, खुश रहें, हेल्थ का ख्याल रखें, ये आपके लिए बढ़िया है। चलिए शिमला चलते हैं। हमारे अगले दर्शक राजेश हैं, जिन्होंने फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है और वो हर महीने 7,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो बच्चों के लिए अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक चाइल्ड प्लान खरीदना चाहते हैं, यानी कि कोई इंश्योरेंस स्कीम ऐसी वो चाहते हैं जो बच्चे के लिए खरीदें। अब उसमें बड़ा सवाल ये कि क्या इसमें किसी तरह के अलग प्लान हैं बच्चों के लिए, और दूसरी बात, कितना पैसा वो चाइल्ड प्लान में डालें इंश्योरेंस के तौर पर, और कितना पैसा म्यूचुअल फंड में किसी अच्छी स्कीम में लगाएं बच्चे के भविष्य के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है जो राजेश जी की मुझे नजर आ रही है। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग इंश्योरेंस खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और इंश्योरेंस के भी हिसाब से भी। इन्होंने एक फर्क समझ लिया है कि चाइल्ड प्लान लेना है, लेकिन इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपने पहले से ही बेसिक डिफरेंस समझ लिया है, तो आपके लिए इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर आप नॉर्मल चाइल्ड प्लान इंश्योरेंस में लेंगे तो उसमें वही पुराना प्रॉब्लम आ जाएगा कि उसमें इंश्योरेंस भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रीमियम है वो बड़ा प्रीमियम लॉक इन हो जाता है और ओवरऑल रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो इसमें आप एक सिंपल चीज कर सकते हैं कि जितना आपको इंश्योरेंस लेना है उसके लिए एक सेपरेट पॉलिसी, टर्म पॉलिसी ले लीजिए, और बाकी की जो अमाउंट इन्वेस्ट करनी है वो म्यूचुअल फंड में कर दीजिए। वो भी वो पूछ रहे हैं कि कितना होना चाहिए, लेकिन ये उसमें निर्भर होता है कि आपको अपने चाइल्ड के लिए कितनी रकम इकट्ठा करनी है। हालांकि हमें इनके बच्चे की उम्र पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाए कम से कम 10 साल के लिए, 12 साल के लिए इन्हें उस लिहाज से निवेश करना चाहिए। हाँ, तो उसमें अच्छा रहेगा कि देखिए, अगर वो एक टर्म प्लान लेते हैं जिसमें लाइफ उनकी कवर हो। देखिए, क्योंकि क्या होता है, खुद की लाइफ पर टर्म प्लान लेना, नहीं हाँ। बच्चे की लाइफ पे, ये ध्यान रखिएगा राजेश जी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के लिए टर्म प्लान खरीदने लगे हैं, आपके लिए। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी को कोई नुकसान हो जाए तो उस टर्म प्लान से जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा वो इनके बच्चे को जाना चाहिए, और फिर बाकी की रकम म्यूचुअल फंड में डाल दे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यही मिस्टेक काफी लोग करते हैं कि काफी लोग एक चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान भी लेते हैं पर वहां चाइल्ड की लाइफ कवर करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, जो अर्निंग मेंबर है, सही बात, उनकी लाइफ पर कवर होना चाहिए। बिल्कुल। और वैसे भी जनरली ये कहते हुए कि भाई बच्चे तो लंबा जिएंगे, पेरेंट्स की जिंदगी पर थोड़ा सा जो इशू होता है कि भाई वो कितना जिएंगे नहीं जिएंगे, और अगर उनको कुछ हो गया तो बच्चे का भविष्य कैसे रहेगा। तो उस लिहाज से ये जरूर ध्यान रखें कि आपको जो प्लान खरीदना है, अपने लिए टर्म प्लान खरीदना है, और बच्चे के लिए जो निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, वो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। तो चाइल्ड प्लान में एक और कई सारी कंपनियों के मैंने प्लान्स देखे हैं अर्नब, और वो ये कहते हैं कि अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए प्लान कराया है और समझिए कि बच्चा जब 18 साल का हो जाए, मेजर हो जाए, या फिर 21 साल का, 24 साल का, उसके बाद वो पॉलिसी मैच्योर होती है, लेकिन इससे पहले ही अगर पेरेंट की डेथ हो जाए तो फिर आगे प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं। तो बच्चे के ऊपर प्रीमियम का बोझ तो आएगा नहीं, और जो बेनिफिट्स उन्हें उस नियत समय पर मिलने हैं, 18 साल पे, 20 साल पे, 22 साल पे, जो भी डिसाइड हो, वो भी मिलेंगे। तो उस लिहाज से क्या वैसे चाइल्ड प्लान ठीक है, या फिर जो बेसिक है इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टमेंट अलग, इंश्योरेंस अलग? नहीं, देखिए, उस हिसाब से चाइल्ड प्लान ठीक रहते हैं, क्योंकि वेवर ऑफ प्रीमियम कहते हैं कि आपको डिफाइंड बेनिफिट तो मिलेगा ही जब चाइल्ड के स्पेसिफिक एज आ जाती है। पर इसमें होता क्या है कि जो बेनिफिट है वो अगर इस प्रकार के प्लान में आप लेते हैं तो काफी बार कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीमियम जो आप भरते हैं। तो उस हिसाब को देखते हुए अगर आप सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा ही लगे कि नहीं, हाँ, तो जो लोग ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए फिर चाइल्ड प्लान ठीक है कि भाई हाँ, कुछ भी हो गया कर गया तो भी इतना इतना बेनिफिट आपको पहले से पता है। क्योंकि अदरवाइज क्या है, टर्म प्लान लिया, बात सही है, आपको लमसम पैसा मिलेगा, लेकिन अब उस बच्चे को क्या पता है इस लमसम पैसे का करना क्या है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की, अगर पेरेंट की डेथ हो गई तो आगे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगा नहीं होगा, या बच्चों में उतनी समझ तो होगी नहीं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं। तो वो थोड़ी सी सेफ्टी के एंगल से अगर आप सोच रहे हो
तो फिर वैसा चाइल्ड प्लान ले लें जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम जब आपको जितना पैसा चाहिए उसके मुताबिक एक रिटर्न दे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप सर्टेनिटी या फिर इस तरह के प्लान लेते हैं तो उसमें आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, इधर आपको रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिलने की गुंजाइश होती है। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। लुधियाना से हमें एक सवाल भेजा है रोहिणी ने। रोहिणी जी का सवाल क्या है ये देख लेते हैं। वो ये पूछ रही कि क्या आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट करना फायदेमंद है, और यदि है तो कितनी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए रेकरिंग डिपॉजिट को लेकर। वैसे तो हम पिछले एपिसोड्स में आरडी पर पूरी चर्चा कर चुके हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट जो रेगुलर इनकम कमाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, खासतौर से तब जब ब्याज दरें गिरने वाली हो तो आपके हायर इंटरेस्ट रेट पर पैसा लॉक हो गया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। नहीं तो आप 2-3 चीजें ध्यान में रख सकते हैं। पहले कि रेगुलर इनकम हो, आपको डेट की तरफ उसका आपको निवेश करना हो तो आरडी ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये अगर आपको गिरती ब्याज दरों के सामने अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप लंबे समय के लिए लॉक इन कर सकते हैं। और तीसरी बात कि कितना करना चाहिए ये आप के ओवरऑल डेट एक्सपोजर पे आधारित है कि जितना आप डेट एक्सपोजर करते हैं उसका एक छोटा हिस्सा इस प्रकार की आरडी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके लिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी होंगे, दूसरे अदर डेट इन्वेस्टमेंट होंगे। तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से 1/4 से ज्यादा आपका टोटल डेट का एक्सपोजर इस प्रकार की आरडी से में उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये ध्यान में रखकर रोहिणी जी आप आरडी कर सकती है, लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, हमें आपकी उम्र पता नहीं है, अगर उम्र कम हो तो फिर आरडी के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी आपको जरूर देखने चाहिए। एक और यंग इन्वेस्टर हमारे नौजवान दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने ट्विटर पर हमें सवाल भेजा है, सौरभ, और सौरभ ये पूछ रहे हैं कि उन्हें हाल ही में जो नौकरी मिली है उसके बाद वो सालाना कमा रहे हैं 3 लाख रुपए, हर महीने बचा लेते हैं 10,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए उन्हें किस तरह से निवेश करने चाहिए इसके बारे में सौरभ जानना चाहते हैं। महीने के 10,000 रुपए, यंग है, अभी नौकरी लगी है, तो सीधा डेफिनेटली थोड़ा बहुत इन्हें जो रिक्वायरमेंट हो अलग बात है, बाकी तुरंत इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू करना चाहिए। यही एक नॉर्मल अप्रोच होना चाहिए। पर मैं कहता हूं कि उनको पहले थोड़ा समय बैठ के ये तय करना चाहिए कि मुझे एक गोल बनाना है, कि एक लक्ष्य बनाना है। वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं इसमें से एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा। अब देखिए, क्योंकि उनके पास नौकरी है तो पीएफ तो होगा ही, यानी कि थोड़ा डेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जो इनके पास 10,000 की रकम है उसका मेजॉरिटी अमाउंट यानी कि एटलीस्ट 80% इक्विटी में जाना चाहिए। और उसमें शुरुआत के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल, तो सौरभ कमाई शुरू हो चुकी है और कमाई शुरू होते ही निवेश भी शुरू कर दीजिए। और आपके लिए एक राय और है, जो गोल सेटिंग की बात अर्नब कर रहे हैं, कोई बात नहीं किए, अब एक काम कीजिए, पहला कदम की वेबसाइट पे जाइए और पिछले 10 एपिसोड एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरह की गोल सेटिंग करनी है। हमारी साइट का एड्रेस हम आपको दे ही रहे हैं, उस साइट पे जाइए, पिछले सारे एपिसोड वहां पर हैं, और हमने शुरुआत ही जो की थी वो फाइनेंशियल गोल सेटिंग से की थी, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस तरह से गोल सेटिंग करनी है, किस लिए करनी है, और फिर उसके बाद आप पैसा लगाना तुरंत शुरू कर दीजिए। जो महीने 10,000 रुपए आप बचा रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम पैसा फिर आपका इक्विटी में जाना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे कुछ और दर्शकों ने हमें भेजे हैं सवाल ट्विटर पर, फेसबुक पर, उन सबके सवाल लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पहला कदम में। हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं सवाल ट्विटर पर, फेसबुक पर, और उनके सवाल लेते हैं। राधा ने भेजा है हमें अगला सवाल, और हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो ये जानना चाहती कि क्या महिलाओं के लिए कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जहां पर वहां वो पैसा लगाए और उन्हें ज्यादा ब्याज मिले। नहीं, देखिए, पोस्ट ऑफिस या बैंक्स में अगर देखें तो वहां वैसी कोई स्पेसिफिक स्कीम्स महिला को जो ज्यादा ब्याज दे वैसी नहीं रहती है, लेकिन सीनियर सिटीजन हो तो वहां उनके लिए थोड़ा ज्यादा ब्याज रहता है। काफी सारे ऑप्शंस आप एक महिला को टारगेट करते हुए आपको मिलेंगे, पर लेकिन ये फैसिलिटीज है, पर उसमें कोई ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न कमाना। एक्चुअली मैं राधा जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब जमाना अलग आ गया है, महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा भेदभाव मत कीजिए, रिटर्न के लिहाज से सबको बराबर मिलेगा। कभी कभार कुछ ऐसा होता है, बैंक्स कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स निकालते हैं कि महिलाओं के लिए आधा 1% ब्याज ज्यादा रख लें, सीनियर सिटीजन के लिए रख लें, वो स्कीम आए तो फायदा उठाइए। लेकिन हाँ,
आपको महिला होने का फायदा एक जगह जरूर है और वो है टैक्स की लिमिट्स में। तो आपके लिए टैक्स बचाने की गुंजाइश ज्यादा है। जो कमाई होगी, जो ब्याज आएगा वो बराबर आएगा, उस पर टैक्स भी लगेगा, लेकिन टैक्सेबल लिमिट्स चूंकि महिलाओं के लिए ज्यादा है तो वहां पर आप थोड़ी बचत पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा कर सकती है। लेकिन महिलाओं के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स ऐसी नहीं है। नहीं, पर अभी तो वहां पर भी जो बेनिफिट जो एक्स्ट्रा था वो कम यानी कि एलिमिनेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, तो मामला बराबरी का हो रहा है। हाँ, तो अब ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो चुका है कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, पर लेकिन क्योंकि उनको वुमेन कस्टमर्स चाहिए, बैंक्स काफी बार स्पेसिफिक स्कीम्स लाती है और खास करके तो वो लोन स्कीम्स में लाते हैं। एग्जैक्टली, वहां पर आपको थोड़ा कुछ फायदा मिल सकता है। तो जब भी ऐसी कोई स्कीम आए तब आप फायदा उठा सकती हैं। चलिए, प्रवीण है हमारे साथ ट्विटर पर, उन्होंने भेजा है हमें सवाल और वो पूछना चाहते हैं कि एफडी करवानी चाहिए क्या, और यदि हाँ तो कितने समय के लिए, और एफडी कहाँ करवानी चाहिए, प्राइवेट बैंक्स में करवाएं, सरकारी बैंक में करवाएं या पोस्ट ऑफिस में करवाएं। प्रवीण जी, कितने समय के लिए करवानी है तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। कहाँ करवानी है, प्राइवेट, सरकारी या पोस्ट ऑफिस, जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिले। वैसा भी नहीं है, क्योंकि आप वहां पर भी थोड़ा रिस्क को देख सकते हैं। बिल्कुल, वो तो ध्यान में रखना होगा कि कोई कोऑपरेटिव बैंक या अनशेड्यूल्ड बैंक उन्हें छोड़ दे, ढंग के बैंक में जरूर। तो मैं इतना ही कहता हूं कि जब आप एफडी करवाने जाए तब एक बार कंपेयर कर ले। मान लीजिए आपको 2 साल के लिए एफडी करवानी है, क्योंकि आपको 2 साल के बाद पैसे चाहिए, तो पहले 2 साल का पूरा जो इंटरेस्ट रेट है सभी बैंकों की तरफ से वो देख ले। हाँ, और सिंपल चीज है, पोस्ट ऑफिस में कितना मिल रहा है, कोई सरकारी बैंक, अच्छे सरकारी बैंक है वो कितना दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी बड़े अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें देख लें और फिर कंपेयर कर लें। और उसमें इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए कि आधे से पौने % तक का डिफरेंस हो तो वो ठीक है, वो तो अपने बैंक अपने हिसाब से प्राइसिंग करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर हो और कोई बैंक बहुत ज्यादा देता हो तो उसमें आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वहाँ रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। हालांकि आज तक कोई शेड्यूल डिफॉल्ट हुए नहीं, हिंदुस्तान में तो कोई डिफॉल्ट हुआ नहीं, डूबा नहीं है एफडी में पैसा बैंक्स में तो, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं डूबेगा। तो आप वो जरूर ध्यान रखें, लेकिन कितने समय के लिए करवाना है उसके लिए फिर आपको एक ही राय दूंगा, फिर से आप अपनी फाइनेंशियल गोल सेटिंग पर जाएं, पहला कदम की वेबसाइट पर जाएं, अब तक के सारे एपिसोड देखें शुरुआत से, आपको पता चल जाएगा कि आपको एफडी कितने समय के लिए करवानी है। क्योंकि जब आप तय कर लेंगे ना आप एफडी किस लिए करवा रहे हैं, कितने समय के लिए करवाना चाहिए, वो उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ट्विटर से एक और सवाल आया है हमारे पास ऋषिका की तरफ से, और ऋषिका ये जानना चाहते हैं कि क्या टर्म प्लान खरीदना हर एक के लिए जरूरी है। इन्होंने फिलहाल अब तक शादी नहीं की है, कोई खास जिम्मेदारियां इनकी है नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक टर्म प्लान होना चाहिए उनके पास में, और ताकि एक उनकी रिस्क कवर हो। तो एक कंफ्यूजन है ऋषिका को, और वो कंफ्यूजन ये है कि टर्म प्लान खरीदा जाए या फिर मनी बैक पॉलिसी खरीदी जाए। तो चूंकि मैं ये मान रहा हूं कि ऋषिका जी आपकी शादी हुई नहीं है, आप यंग हैं और अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रही हैं, तो फिर आपके लिए टर्म प्लान खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा। नहीं, देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आपको इंश्योरेंस नहीं चाहिए। हाँ। जिस दिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन हाँ ये कि आगे पीछे शादी करेंगी, परिवार होगा, जरूरत हो तो फिर उसके लिए एक अभी से जितना जल्दी उम्र में अगर इंश्योरेंस खरीद लेंगे तो नेट प्रीमियम कम देनी होगी, और साथ ही इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन भी ले लें। हाँ, तो मेरे हिसाब से अभी उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी एज बहुत यंग है तो इंश्योरेंस खरीदने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान इसीलिए है कि अगर आपका जो कैश फ्लो आता है वो कोई डिपेंडेंट यूज करता है या कोई उसमें निर्भर है, तो अगर आप ना हो तो उसको वो पैसा मिल जाए। तो जब तक ये नहीं है तो आपको इंश्योरेंस में वो रकम लॉक इन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मनी बैक पॉलिसी खरीदने का ये सोच रही है, मुझे लगता है मनी बैक के बजाय तो फिर बढ़िया है ना, जब इनके इतनी जिम्मेदारियां नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाना है तो फिर अच्छे फंड्स में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, वो ज्यादा सही होगा। हाँ, यही तो है कि उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि कुछ जवाबदारी नहीं है, सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल सेट करें और उस गोल के मुताबिक अपना एसेट एलोकेशन या एक्सपोजर इक्विटी डेट में रख ले, और वहां से उनके लिए एक शुरुआत हो जाएगी। तो ऋषिका जी, आपके लिए राय एकदम साफ है, टर्म प्लान चाहे तो थोड़ा वक्त आप रुक सकती हैं, उसके बाद खरीदें जब आपकी जिम्मेदारियां आने लगे, लेकिन निवेश आप तुरंत शुरू कर दीजिए, और मनी बैक पॉलिसी के बजाय बेहतर होगा अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर कुछ डेट फंड में आप पैसा लगाएं। दिल्ली से अगले दर्शक ने हमें भेजा है सवाल, और वो है राजिंदर, और उनका ये कहना है कि
जो पीपीएफ में ब्याज मिलता है वो कई बार बदलता है, चेंज होता है, और ऐसे में अब क्या पीपीएफ एक अच्छा निवेश का जरिया है, या फिर अब जो ब्याज दरों की में कमी आती दिखेगी, पीपीएफ में ब्याज दरें कम होगी, तो फिर पीपीएफ से दूर रहना चाहिए। तो पीपीएफ को लेकर ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। देखिए, पीपीएफ में काफी सारे बेनिफिट्स हैं कि लॉन्ग टर्म है, कंपाउंडिंग होता है और ब्याज टैक्स फ्री रहता है, यानी कि उस हिसाब से तो कोई इसे मैच नहीं करता। ऊपर से जो इन्वेस्ट करते हैं रकम, वो उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब आई कि ब्याज दरों की, आज की सिचुएशन ऐसी है कि हर साल एक बार इसको रिवाइज किया जाता है और उसका लिंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यील्ड्स के साथ है। अब प्रपोजल ये है कि उसे कई और इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक किया जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा वो तो ओवरऑल इकोनॉमी के हालात से पता चलेगा। जो एक आम धारणा है ना, जो हम मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरें धीरे धीरे नीचे जानी है, ये आम धारणा अब जाएगी भी, जा भी रही है, तो उस लिहाज से फिर पीपीएफ में भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी। लेकिन फिर राजेंद्र जी, आपके लिए बात वही है, देखिए अगर पीपीएफ में रेट कम होगी तो दूसरी जगह भी कम होगी, तो उस लिहाज से जो टैक्स बेनिफिट देखकर पीपीएफ में पैसा लगाने का डिसीजन अब भी गलत नहीं है। ब्याज दर कम होगी तो सब जगह होगी ना। नहीं, और उसमें क्या होता है कि साइकिल में जब बढ़ती है तब बढ़ेगी भी। हाँ, बढ़ेगी भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। अभी क्या होता है कि लैग के साथ आता है, यानी कि जब बढ़ती है तो यहाँ पहले नहीं बढ़ती और देरी से बढ़ती है, जैसे भी गिरती है तब यहाँ देरी से गिरती है। तो ये नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो जल्दी जो इसका ट्रांसमिशन है वो होगा, तो उसमें अभी शायद आपको थोड़ा नुकसान दिखे, पर लेकिन जब कंपेयर करेंगे कि दूसरे ऑप्शन के साथ, तो फिर भी ओवरऑल मेरे हिसाब से तो पीपीएफ आगे ही आएगा। मैं तो अपना टैक्स बेनिफिट लेने के लिए पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए हर साल लगाता हूँ। देखिए, पैसा लगाओ तब छूट, ब्याज आए तब छूट, और जब पूरा का पूरा पैसा जब मिलेगा इसके अंत में तब भी टैक्स की छूट है। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना पूरी ई, और तीनों जगह एग्जम्प्ट है। पैसा लगाओ छूट, ब्याज मिले छूट, और जब पूरा पैसा मैच्योर होगा तभी छूट। और अब तो ऑप्शन भी मिल गया, आप चाहें तो 5 साल के लिए और पीपीएफ अकाउंट को अपना बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, इसमें जो एक्सटेंशन है वो इंडेफिनेट है। हर 5-5 साल में आप बढ़ा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो आप ऐसे टाइम कर सकते हो कि जब आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा चाहिए तब तक एक बढ़ाते जाओ। तो जितना जल्दी शुरू किया पीपीएफ अकाउंट उतना अच्छा। और दूसरी बात, साल में जितना जल्दी इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल को ही कर दीजिए, ताकि पूरे साल का ब्याज का बेनिफिट मिले। और मिनिमम अमाउंट मेरे ख्याल से कितना, 500 रुपए शायद पर आपको तो मैक्सिमम देखना चाहिए। हाँ, 1.5 लाख देखिए, लेकिन खाली 500 रुपए भी अगर आप हर साल जमा कराएं तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। क्योंकि इसमें पीपीएफ में एक ही दिक्कत है कि आप अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। बीच में अगर आपने तोड़ दिया तो फिर दिक्कत है। तो आपको हर साल पैसा डालना है, 500 रुपए साल में डालना तो कोई बड़ी बात है नहीं। 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स का बेनिफिट लीजिए, पैसा पीपीएफ में आपको जरूर लगाना। तो ये थे हमारे दर्शक जिन्होंने पूछे हमसे सारे सवाल। लेकिन बता दें आपको, सीएनबीसी आवाज की ये मुहिम पहला कदम पहुंच चुकी है वाराणसी, और वहां हम कहां और किन किन लोगों से मिले और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किस तरह के सवाल लोगों ने हमारी टीम से पूछे, ये दिखाएंगे हम आपको एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर।